शॉर्ट सा यूनिट है, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मॉडर्न फिजिक्स का जितने भी ये तीनों लेक्चर हैं, इससे पहले वाला लेक्चर था जो यूनिट नंबर 8 था, 9 और 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इनमें से पेपर में आते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है इसको समझने के लिए आप रेनबो को देख सकते हैं कि जब आपके पास डिफरेंट कलर्स जो हैं, या आप एनर्जीज आपके पास हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, उनका आपस में इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि वो एक आपको बैंड मिल रहा है। जिस तरह रेनबो है उसमें 7 कलर्स होते हैं और इतने क्लोजली वो रिलेटेड होते हैं, इतने आपस में क्लोज होते हैं कि आपके पास एक बैंड बन रहा होता है जिसे आप रेनबो कहते हैं। तो सिमिलरली अगर एनर्जीज भी आपके पास इतनी क्लोज हों कि उनके दरमियान आप डिफरेंस ना कर सकें, तो आपके पास एक बैंड बन जाता है। जिस तरह अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब nth एटम जो है वो आपस में क्लोज होते हैं, तो किस तरह एक आइसोलेटेड एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जो कि बाद में मिलकर एक बैंड बनता है। तो स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली आपके पास क्या है, एक पैटर्न है जिसके अंदर डिफरेंट एनर्जीज या डिफरेंट कलर या डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और उनके मिलने से आपके पास एक बैंड बनता है, या आप कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है, और उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो दो किस्म यानी दो तरीकों से स्पेक्ट्रम बन सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है। जब भी वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के लिए ट्रांजिशन बनाता है, तो उस वक्त वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी एमिट करके ट्रांजिशन बनाता है। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें, तो आपके पास तीन किस्म के स्पेक्ट्रा हैं। एक है कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रा होता है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा का मतलब है कि इसमें आप वेवलेंथ के दरमियान कोई खास डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। यानी ये सारी की सारी जो एनर्जी लेवल्स हैं या वेवलेंथ हैं या जो कलर्स हैं, वो इतने क्लोजली रिलेटेड हैं कि बिल्कुल आपको इस तरीके से ये मिलता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा नाम से ज़्यादा इसमें बैंड बनते हैं। यानी ये आपका टोटल स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर बैंड बनेगा, ये एक बैंड बना, इसके बाद फिर गैप होगा, फिर आगे एक और बैंड बनेगा, फिर आगे थोड़ा गैप होगा, और फिर इस तरह बैंड बनेगा, और फिर थोड़ा गैप के बाद आगे बैंड बनेगा। यानी ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक विड्थ के बैंड बनते हैं। और ये इसका एग्जांपल है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यानी जब किसी मॉलिक्यूल से ट्रांजिशन होती है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन ट्रांजिशन होती है, तो उस वक्त आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है, और बैंड स्पेक्ट्रा से कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, जो कि ज्यादा डिस्कस किया जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यानी जब कोई एटम ट्रांजिशन बनाता है, हर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी एमिट होती है, फोटोन एमिट होते हैं, या आप कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है। डिस्क्रीट मतलब है कि ये बैंड में अगर इनकी विड्थ को आप छोटा कर दें, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बन जाएगा। यानी इसी की शॉर्टर फॉर्म है। ये जो बैंड आपने बनाए हैं, इनकी विड्थ को जब आप छोटा कर देंगे, जस्ट लाइंस बनाएंगे, ये जैसे लाइंस बन रही हैं, तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है। एग्जांपल लाजमी याद रखिएगा कंटिन्यू स्पेक्ट्रम की, बैंड स्पेक्ट्रम की और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सॉरी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, या फिफ्थ ऑर्बिट में फर्स्ट में आता है, तो जो ट्रांजिशन होती हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, तो उनकी बेस पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था। तो सबसे पहले जो वैसे काम किया था वो बामर सीरीज थी। यानी बामर ने सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया था। है ये दूसरे नंबर पे, लेकिन काम इसने सबसे पहले किया था। इसका काम इसलिए सबसे पहले था कि क्योंकि इसकी जो ये ट्रांजिशन है, ये जो एनर्जी एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एमिट होती है, वो विजिबल रीजन में होती है। तो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम पे काम किया था या जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो बामर था। लेकिन है ये दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन है वो सेकंड ऑर्बिट में आती है। यानी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो फिर वो जो डिस्कवरी की थी, जिसने ऑब्जर्व किया था, वो लीमन था। तो लीमन सीरीज के लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ये सारी की सारी जो सीरीज है, इनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जंप करके इलेक्ट्रॉन आ कहाँ पे रहा है, यानी उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, यानी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आगे नंबर आपके सामने मेंशन है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ट्रांजिशन बना सकता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन उसकी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए। तो वो लेमन सीरीज में आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फाइनली सेकंड ऑर्बिट में पहुंचता है, तो जो एनर्जी एमिट होगी या जो ट्रांजिशन बनेगी वो बामर सीरीज में आएगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से जंप करके फाइनली थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी एमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगी, वो पास्टन सीरीज में आएगी। और ब्रैकेट में आपका जो फाइनल ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके में आता है, वो है फोर्थ। यानी इसने फोर्थ में आना है, और इसके बाद आखिर पे फंड फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में आता है। इसमें जो आर एच है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.09 × 10⁷ पर मीटर। ये आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर कोई आपसे न्यूमेरिकल करवाता है तो ये आपने वैल्यू खुद पुट करनी है वहाँ पे फिर। अच्छा, इसके अलावा आपसे एनर्जी भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है, तो आप एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जी का फार्मूला होता है एच एफ। और एफ आपके पास ऑलरेडी आपको पता है सी ओवर लैम्डा होता है।
तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख सकते हैं एच एफ की जगह आप लिखेंगे सी ओवर लैम्डा। और इस तरीके से 1/λ की वैल्यू अभी आपके पास है बामर सीरीज के लिए भी, और जितनी भी बाकी सीरीज उन सब के लिए आपके पास 1/λ है। तो लिहाजा एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू एच सी, और आगे आप इसको लिखें 1/λ। तो 1/λ की फिर जिस किस्म की सीरीज होगी उसके लिए आपके पास वैल्यू आप वहां से पुट कर लीजिएगा 1/λ की वैल्यू। तो इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी सीरीज के लिए आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू एच एफ वाला फार्मूला यूज करके, और वहां पे आप फिर 1/λ की वैल्यू पुट कर लें। बामर सीरीज या फंड सीरीज या ब्रैकेट सीरीज या पर्सन सीरीज जो भी सीरीज है वो आपको गिवन होगा, आपको पता चल जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचवें ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बामर सीरीज का फार्मूला यूज करना है, यानी 1/λ की जगह आपने बामर सीरीज की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है और सेकंड ऑर्बिट के लिए हम बामर सीरीज डिस्कस करते हैं। तो पांचों सीरीज में से हमारे पास सिर्फ एक सीरीज ऐसी है जो विजिबल रीजन में है, और वो है बामर सीरीज। जो लीमन सीरीज है सबसे पहले वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और बाकी जो तीनों सीरीज हैं आखिरी तीनों पास्टन है, ब्रैकेट है, फंड सीरीज है, ये तीनों की तीनों जो है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज का है, बाकी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड चूंकि हमें नजर नहीं आता, लिहाजा ये विजिबल नहीं है। हार्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी हार्ट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंसानी जिसम भी हार्ट ऑब्जेक्ट है, इसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो रेडिएशन एमिट होती है हार्ट ऑब्जेक्ट से वो भी सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में पूछा जाता है। अगर आपने किसी सीरीज के लिए कोई भी सीरीज है, चाहे वो बामर सीरीज है, चाहे वो लेमन सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है, फंड सीरीज है, उसके लिए अगर आपसे कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करके दें, तो आपने क्या करना है, आपने उस सीरीज का जो कंडक्टिव नंबर होता है वो पुट कर देना। जैसे कि अगर लीमन की बात करें तो लीमन का जो कंडक्टिव नंबर है ये 2, तो आपने एन की जगह 2 पुट कर देना है। अगर बामर के लिए आपसे कहा जाता है तो आपने एन की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। सिमिलरली अगर पास्टन के लिए आपसे कहा जाता है तो आपने पास्टन के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 4 पुट कर देनी है, और ब्रैकेट के लिए आपने एन की वैल्यू 5 पुट कर देनी है। ये उस वक्त आपने पुटिंग करनी है जब आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कहा जाए। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कहा जाए, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लेमन सीरीज का एग्जांपल दी है, ठीक है, बाकी आप जो भी सीरीज होगी उस हिसाब से देख लीजिएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है तो फिर तो सभी के लिए एक ही है कि आपने एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देनी है, चाहे वो लेमन सीरीज है, चाहे वो बमर है, चाहे फास्ट है, ब्रैकेट है, फंड है, कोई भी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के हवाले से और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के हवाले से। वैसे इंट्यूटिवली भी आप इससे सोच सकते हैं कि अगर आपसे वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो आप जरा सोचें, आप इसको एनर्जी की फॉर्म में ले जाएं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी की फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हैं तो ई इक्वल टू एच एफ होता है, और ये ऐसा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि जब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है इसका मतलब है एनर्जी वो शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी कब हो सकती है, जब बिल्कुल साथ वाले ऑर्बिट से ट्रांजिशन बने, क्योंकि दो कंडक्टिव जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनसे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी कम होती है। जैसा कि पहले ऑर्बिट से अगर दूसरे में जाता है तो एनर्जी डिफरेंस कम है, लेकिन अगर पहले से तीसरे में जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, और अगर पहले से चौथे में जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा दूर होगा एनर्जी लेवल उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो उतनी कम होगी। तो ये चीज भी आप इसे, अगर आपको याद नहीं रहता कि कंडक्टिव नंबर किसके लिए पुट करना था या इन्फिनिटी किसके लिए पुट करना है, तो ये बात भी आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो कह रहा है तो इसी फार्मूले में आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए देखेंगे तो एनर्जी आपके पास ज्यादा आएगी। तो एनर्जी ज्यादा कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहीं बहुत दूर जो ऑर्बिट है वहां पे ट्रांजिशन बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। बोर ने सबसे पहले ऑर्बिट का कंसेप्ट पेश किया था। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन है, हमारे जो मोस्टली टेस्ट होते हैं इनमें काफी क्वेश्चन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेवल के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो स्टेशनरी वेव्स बना रहा होता है, यानी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर फॉर्म में न्यूक्लियस के ऐसे मूव नहीं कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बल्कि स्टेशनरी वेव बना रहा होता है बिल्कुल ऐसे, ये जिस तरीके से स्टेशनरी वेव बना रहा होता है। और आपको पता है एक स्टेशनरी वेव जो होती है, ये ये एक वेव और स्टेशनरी वेव बनाने के लिए, यानी एक स्टेशनरी वेव में दो लूप होते हैं। ये दो लूप बने हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, लूप और हार्मोनिक मॉड वगैरह देख चुके हैं। ये एक स्टेशनरी वेव जो उसके अंदर दो लूप होते हैं। अब ये कितने लूप बनेंगे या कितनी वेव लेंथ होंगी वो आप देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। ये फार्मूला है, इससे आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में वो कितनी वेवलेंथ बनाएगा। तो अगर पहले में है तो वो एक वेवलेंथ बनाएगा यानी दो लूप होंगे, दूसरे ऑर्बिट में है तो वो दो वेवलेंथ कंप्लीट करेगा यानी 4 लूप बनेंगे, तीसरे ऑर्बिट में है तो वो 3 वेवलेंथ कंप्लीट करेगा यानी 6 लूप उसके बनेंगे, और इस तरीके से। और ये टोटल लेंथ आप कह सकते हैं, ये जो साथ एल लिखा हुआ है ये टोटल एल लेंथ है। जिस तरह स्ट्रिंग के केस में आपको याद होगा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी इस तरह, और उसकी लेंथ हमने ली हुई थी एल, फिर हमने उसको दरमियान में से खींचा तो एक लूप बना था जी। और इसकी लंबाई हमने लिखी थी λ/2, क्योंकि हाफ लूप है तो λ/2, और हमने फिर लिखा था L इक्वल टू λ/2 यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू λ/2। बिल्कुल वही चीज आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो स्टेशनरी वेव्स वो बनाता है उसकी अगर आपने लेंथ देखनी है तो वो लेंथ भी आप ये फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एन यूज हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको पता है डिफरेंट क्वांटम नंबर होते हैं, एन
एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और छोटा एल होता है म्यूचुअल क्वांटम नंबर। तो चार किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं। तो एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और ये क्वेश्चन एक दफा पीपीएससी में भी आया था कि जो एन है ये किससे डिस्क्राइब करता है। तो एन जो है ये ज्यादातर जो इसके लिए यूज होता है वो एनर्जी के लिए यूज होता है, यानी हम एनर्जी को एन की फॉर्म में लिखते हैं। वैसे तो रेडियस भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, इन सब का रिलेशनशिप जो है वो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ है, लेकिन ज्यादा जो फेमस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो एनर्जी के साथ है, यानी हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन करते हैं एन के साथ। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो अगर देखने, जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल मोशन में होता है, जैसे तो कोई भी पार्टिकल डी ब्राले के मुताबिक कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसकी वेवलेंथ आप फाइंड कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी से। लेकिन बड़े आसाम जैसा कि बुलेट है, फास्ट मूविंग बुलेट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो वेवलेंथ जरूर होती है लेकिन वो इतनी शॉर्ट होती है कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि उसका मैस बहुत कम है, इतना मैस उसका कम है कि उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ आप मेजर कर सकते हैं। तो डी ब्राले के जो फार्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी, वही फार्मूला आप यूज करें तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली ऊपर जो अभी हमने स्टेशनरी वेव्स वाली यूज की थी एन लैम्डा, तो एन लैम्डा जो है वो इक्वल है 2 पाई आर एन। तो एन लैम्डा की वैल्यू अगर आप नीचे पुट करते हैं यहाँ पे एन लैम्डा की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ जाता है। ये जो एम वी आर है, ये जरा असाइनमेंट भी आपकी, ये पी की जगह एम वी पुट करें और इस एम वी को थोड़ा रेंज आपने करना है तो ये आप रिलेशनशिप आसानी से देख सकते हैं। ये ट्राई कीजिएगा। एम वी आर एन यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच कट। ये जो एच ओवर 2 पाई है इसे एच कट कहा जाता है, इसे रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट भी कहा जाता है। एच कट को रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट ये भी कहा जाता है। अगर आप नोट से प्रिंट ले रहे हैं तो ये चीजें साथ साथ लिख लिया करें, जो मैं वर्बली बताता हूँ लेकिन लिखी हुई नहीं होती, ये साथ लिख लिया करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच मे बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट। nth लिखने का मकसद ये है कि जनरल चीज हो जाए, बाकी जब थर्ड ऑर्बिट होगा तो आप n की जगह थर्ड थ्री पुट कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है या ये छोड़ दें कि किस में जाता है, आपसे ये पूछा गया कि अगर nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है लोअर स्टेट में तो वो कितनी ट्रांजिशन बना सकता है। मे बी का मतलब है कि चांसेस कितने हैं ट्रांजिशन बनाने। तो हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है, तो इसमें n की जगह थ्री पुट करें तो 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 - 1 2 होता है, 2 3 = 6 डिवाइडेड बाई 2। तो थ्री ट्रांजिशन बना रहा है। अब हम देखते हैं वो थ्री ट्रांजिशन कैसे बन सकती है। ये देखें इलेक्ट्रॉन जो है ये E1, ये सेकंड लेवल E2 और ये थर्ड लेवल E3। तो इलेक्ट्रॉन है थर्ड लेवल में क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू थ्री पुट की है। तो अब देखते हैं वो कौन सी तीन ट्रांजिशन बना सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन सीधा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ जाए। दूसरी ट्रांजिशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से थर्ड से सेकंड में आ जाए। और तीसरी ट्रांजिशन ये हो सकती है कि वो सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। तो ये तीनों ही ट्रांजिशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन या तो तीसरे से डायरेक्ट पहले में आ जाए, या पहले तीसरे से दूसरे में आए और फिर दूसरे से पहले में आए। तो इस तरीके से ये तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है। आप जरा ट्राई कीजिएगा फोर के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करता है तो वो कितनी ट्रांजिशन बना सकता है। फार्मूले के मुताबिक तो वो बना सकता है सिक्स। फार्मूले के मुताबिक वो सिक्स बना सकता है। तो आप जरा प्रैक्टिकल देखिएगा इस तरीके से कि क्या वाकई सिक्स बना सकता है या नहीं बना सकता। किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस जो है वो आप लिखेंगे R = RN = आर नॉट। यहाँ पे भी जो एन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और आर नॉट जैसे वो रेडियस कहा जाता है जिसकी वैल्यू, इसके ऊपर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी पेपर में ये नहीं पूछा गया। अलबत्ता आर नॉट की वैल्यू जरूर पूछी जाती है, ये आपने लाजमी याद नहीं है 0.53 आंगस्ट्रॉम। और एक आंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उसकी एनर्जी को आप कैसे लिखेंगे। ई एन इक्वल टू माइनस जी स्क्र ई नॉट ओवर एन स्क्र। ये जी इसलिए लिखा है जब आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो हाइड्रोजन के अलावा हो। हाइड्रोजन है तो फिर ये आप जी नहीं लिखते क्योंकि जी हाइड्रोजन के लिए वन होता है, लेकिन अगर आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम है तो फिर आपने जी लाजमी यूज करना होता है, वरना आपका आंसर डिफरेंट आएगा और गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पे ई नॉट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये है, और ई नॉट यानी कम से कम जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी आप इसकी वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखिएगा कि ये भी एक दफा क्वेश्चन आया था पीपीएससी में कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज, तो डिफरेंट ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो नेगेटिव होती है। और बाउंड सिस्टम है नेक्स्ट आपके पास। बाउंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सेंट्रल पार्टिकल होता है और उसके अराउंड कोई दूसरा पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या न्यूक्लियस है सॉरी या इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम इनको बाउंड सिस्टम कहा जाता है। इनको आपने कोई स्पेसिफिक एक्सटर्नल सोर्स से आपने एनर्जी नहीं देनी होती, बल्कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी इनको कोई और चीज प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कोई फोर्स नहीं है, ये किसी और एजेंट से ये आती है। जैसा कि अगर प्लेनेट के लिए हम देखें तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपने लास्ट टाइम भी फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि टोटल एनर्जी जो है वहाँ पे मैस की शक्ल में थी, यहाँ पे चार्जेस की शक्ल में, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और ये आपने रिलेशनशिप भी देखे थे कि टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे दोबारा ये तीनों रिलेशनशिप आप लिख लीजिएगा। एक्स रेज
एक्स रेज को सबसे पहले 1895 में रॉन्टनजन ने डिस्कवर किया था। जब इसने डिस्कवर किया था तो इसके पास कोई नाम नहीं था, तो इसने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, कि चले बाद में जब इसका कोई नाम मिला तो मैं लिख लूंगा। तो इसने वेरिएबल एक्स लिया। तो ये अब आज तक अभी तक ये एक्स रेज के नाम से ही मशहूर है। 1895 में ये डिस्कवर हुई थी, रॉन्टनजन ने की थी। एक्स रेज दो तरीकों से प्रोड्यूस करवा सकते हैं आप। पहला तरीका ये है कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसे निकाल दे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये के शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर एल शेल, ये एम शेल और ये एन शेल। ये कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये आता है और ये इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करके निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। अब यहाँ पे बन गया होल, यहाँ पे अब होल बन गया। अब इस होल को फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ सकता है। वो इलेक्ट्रॉन ये एल शेल से भी आ सकता है, एम शेल से भी आ सकता है और एन शेल से भी आ सकता है। तो हमें पता है कि जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। और इस केस में वो जो वेव्स होंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, उनको एक्स रेज कहा जाएगा। ये सिनेरियो एक्स रेज का, यानी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करके निकालता है तो उसकी जगह उसको फिल करने के लिए हर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है और जो ट्रांजिशन बनाता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन एमिट होती है वो एक्स रे होती है। दूसरा तरीका जो है, अच्छा अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो होल बना है के शेल के अंदर, तो इससे जो एक्स एमिट होगी इसको आप नाम देंगे के का। अब वो के अल्फा भी हो सकती है, के बीटा भी हो सकती है और के गैमा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। अगर तो बिल्कुल साथ वाले शेल से आ रहा है, यानी एल शेल से आ रहा है, तो फिर वो के अल्फा होगी। और अगर एम शेल से आके फिल कर रहा है तो फिर के बीटा होगी। और अगर एन शेल से आके फिलिंग कर रहा है तो फिर के गैमा होगी। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल, ये आके के शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं रिमूव करता बल्कि ये आके एल शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, यहाँ पे एल शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाता है और यहाँ पे अब होल बन गया है। यहाँ पे अब होल बन गया, यानी अब एल शेल में होल बन गया है। तो अब इस एल शेल के होल को फिल करने के इलेक्ट्रॉन एन शेल से आएगा यहाँ पे या फिर एम शेल से आएगा। तो अब जो एक्स रेज एमिट होंगी वो एल होंगी, एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा। ये भी वही डिपेंड करेगा कि अगर तो एन शेल से आता है यानी साथ वाले शेल से आता है तो फिर के एल अल्फा। और अगर आखिरी शेल जो कि एन शेल है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा तो फिर एल बीटा। और अगर इससे ऊपर वाले ऑर्बिट से यहाँ से आके इधर फिल करेगा तो फिर ये एल गैमा होगा। और इसी तरीके से एम अल्फा, एम बीटा और एम गैमा। इसका मतलब है कि अब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वो एम शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। एक्सक्यूज मी सर, एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी, सर अगर के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, उस जी, वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो जी, उसकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल आएगा, ट्रांजिशन तो तो बन उस सकती केस हैं। में जो रेडिएशन एमिट होंगी वो भी एक्सरेज ही होंगी। वो फिर प्राइमरी एक्सरेज और सेकेंडरी एक्सरेज इस तरह फिर होगा वो। अच्छा। हाँ जी, वो भी डेफिनेटली ट्रांजिशन तो बनेगी। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन बनाता है। ये सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सरे जो प्रोड्यूस करवाने का तरीका है वो दूसरा है ब्रैमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन। उसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सडनली उसे जब स्टॉप किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि डीसेलरेट होता है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डीसेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और इस केस में उन रेडिएशन को कहा जाता है एक्स रेज। जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को सडनली डीसेलरेट करवाते हैं, स्टॉप करवाते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड करके या वैसे, तो उसके डीसेलरेशन से जो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको आप ब्रैमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन कहेंगे। इसका दूसरा नाम होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो ये जो पहली वाली रेडिएशन थी जिसमें इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट किया जाता है और हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करके एक्सरे प्रोड्यूस करता है, उनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। और दूसरी वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन को सडनली स्टॉप करवाया जाता है, डीसेलरेट करवाया जाता है, और उससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उन्हें ब्रैमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन कहा जाता है। एक्सरेज को रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से लाइट एमिट होती है। लाइट मीन एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज वो होती है जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ये पेनिट्रेशन पावर इनकी ज्यादा होती है। सॉफ्ट एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर जो है, यानी कि एक्सरेज कितना किसी भी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और वोल्टेज पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर का दूसरा नाम क्वालिटी है। इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक पेनिट्रेशन से उल्टा है। पेनिट्रेशन में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए है तो एब्जॉर्प्शन में फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। लेड बेस्ट एब्जॉर्बर है एक्सरेज का। लास्ट टॉपिक है लेजर। लेजर जो है एब्रीवेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें ये जो चीज समझने वाली इसका जो प्रिंसिपल है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। दो किस्म के एमिशन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन होते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन के इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अपनी मर्जी से आता है, अपने एक टाइम पीरियड कंप्लीट करके नीचे आता है, जो कि 10⁻⁻8 सेकंड होता है। वेरी शॉर्ट टाइम होता है। तो एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन के अपने नेचुरल टाइम पीरियड से पहले ही आप उसको नीचे ले आए हैं, एक फोटॉन उसके साथ आपने स्ट्राइक करवाया जो उसको नीचे ले आया है अपने नेचुरल टाइम से पहले, इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन।
दो किस्म की स्टेट्स होती हैं, एक जिसका नॉर्मली जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁸ का है, लेकिन जो लेजर आपने जब प्रोड्यूस करवाना होता है तो उसके लिए आपने एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर एक मेटास्टेबल स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम के लिए रिजाइड करता है, स्टे करता है, और वो होता है 10⁻⁻3 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मेटास्टेबल का जो लाइफ टाइम है कि कितनी देर के लिए वहाँ पे स्टे करता है, तो 10⁻3 सेकंड के लिए स्टे करता है। लेकिन जो दूसरी स्टेट्स होती हैं अदर देन मेटास्टेबल, उसमें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टे करता है, वो 10⁻8 सेकंड होता है। अब अगर आपने लेजर प्रोड्यूस करवाना है तो कम अज कम जो मिनिमम इसके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो तीन होते हैं। एक एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम मीन जिस मीडियम के थ्रू आपने लेजर प्रोड्यूस करवाना है, जैसे हीलियम नियॉन लेजर है या एनडी यैग लेजर है, तो ये मीडियम मस्ट है। हीलियम नियॉन लेजर में जो एक्टिव मीडियम होता है वो नियॉन होता है, हीलियम स्पोर्टिंग मीडियम होता है। और दूसरा पंपिंग सोर्स, यानी जिसने एटम्स को एक्साइट करवाना है, वो जो पंपिंग सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, वो किसी और सोर्स से भी आप कर सकते हैं, सोलर सोर्स भी हो सकता है, कोई और सोर्स भी हो सकता है, जिससे आपने एटम को एक्साइट करवाना होता है। और ये एक्साइटेशन मस्ट है, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और लोअर स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये भी मस्ट है। और तीसरा रेजोनेंस कैविटी। रेजोनेंस कैविटी का मतलब है कि जो फोटोन प्रोड्यूस आप करवा रहे हैं वो बार बार इफेक्ट हो और अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं। यानी ये कैविटी है, अगर 10 फोटोन है तो 10 फोटोन बार बार जब इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये रेजोनेंस कैविटी भी मस्ट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को थोड़ा मैं जरा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 लेवल लेजर सिस्टम है, ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4। 4 लेवल लेजर सिस्टम का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करवा के इधर फोर्थ में भेज दिया, किसी भी पंपिंग सोर्स की मदद से आपने एटम को एक्साइट करवाया, इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से फोर्थ स्टेट में चले गए। अब ये यहाँ से ये नेचुरल टाइम के मुताबिक यानी 10⁻⁸ में ये यहाँ पे आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये मेटास्टेबल स्टेट है। जो भी फोर फोर स्टेट लेजर होता है, 4 लेवल लेजर होता है, उसमें जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो E3 होती है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻3 सेकंड यानी काफी लंबे टाइम के लिए स्टे करेगा। और इसको फिर अपने नेचुरल टाइम से पहले यानी 10⁻3 सेकंड से पहले ही फोटान भेज के इनको डी एक्साइट करवाया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है E2 में। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है कि E3 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू E2 के, क्योंकि आपका जो लेजर प्रोड्यूस हो रहा है वो इन दो स्टेट के दरमियान प्रोड्यूस हो रहा है, E3 और E2 के दरमियान। तो लिहाजा E3 में नंबर ऑफ एटम्स, एक्साइटेड एटम ज्यादा होने चाहिए, और E2 में नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो कम होने चाहिए। इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। सिमिलरली आप आपके पास अगर कोई 3 लेवल लेजर सिस्टम है तो फिर उसके अंदर 3 लेवल होंगे, E1, E2 और E3। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर E3 में आएंगे। तो ये E3 जो है इसका अपना नेचुरल जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁸ है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो अब E2 आपका मेटास्टेबल स्टेट है, यानी 3 लेवल लेजर सिस्टम में जो E2 होता है ये मेटास्टेबल स्टेट होती है। इसकी जो टाइमिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड के लिए स्टे करता है। तो अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने चाहिए, यानी एक्साइटेड एटम E2 में ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू E1। अब आपका जो लेजर प्रोड्यूस होगा वो E3 और E1 के दरमियान प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ से आपकी रेडिएशन मीट होगी E2 और E3 के दरमियान। लेकिन जो 4 लेवल लेजर सिस्टम है उसमें जो लेजर प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है E3 और E2 के दरमियान। हालांकि अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो इसमें जो ट्रांजिशन है वो 4 से 1 वाली भी शामिल है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रॉन कितनी ट्रांजिशन बना सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी होती है, वो 4 से डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, 4 से 3 में भी और 4 से 2 में भी। लेकिन जो मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है उसकी नेचर भी देखी जाती है। तो पेयरली जो एक लेजर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर सारी ट्रांजिशन शामिल होती है, E4 से E1 वाली भी, E4 से E2 वाली भी, E4 से E3 वाली भी। लेकिन फिर उसको बाद में फिल्टर लगा के बाकी वाली जो रेडिएशन होती है या फोटोन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, और सिर्फ अपने रिक्वायर्ड वाले यानी ये वाली सिर्फ E3 से E2 वाली ट्रांजिशन को अलाउ किया जाता है, और इस तरीके से आपका जो पेयर लेजर है वो जनरेट होता है। जो टू टू लेवल लेजर होता है वो आप प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसकी रीजन यह है कि आप पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं क्रिएट करवा सकते। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेंगे, ये E1 से E2 में जैसे ही आप ऊपर भेजेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो फौरी साथ ही नीचे आना शुरू हो जाएंगे। आप ऊपर भेज रहे हैं वो साथ नीचे आ रहे हैं, आप ऊपर भेज रहे हैं वो साथ नीचे आ रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट ही नहीं हो रही, इसमें मेटास्टेबल स्टेट ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करे। तो ये ड्रॉबैक होता है 2 लेवल लेजर सिस्टम का, कि 2 लेवल लेजर आप प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, स्टिमुलेटेड एमिशन का आप फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करवा सकते। इलेक्ट्रॉन खुद ही नीचे आ जाते हैं, आप ऊपर भेज रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं साथ साथ। जबकि लेजर प्रोड्यूस करवाने के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना जरूरी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए स्टे करें और उनको आप एक्सटर्नली फोटोन के थ्रू नीचे लेके आए। हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम 85% होता है, नियॉन 15%, और नियॉन ही लेजिंग मटेरियल होता है, इसी ने आपका सारा प्रोसेस करना होता है। और यूजेज में अगर आप देखें तो इसका जो यूजेज है, वैसे तो आपको पता है मेडिकल में और हर किस्म की आजकल लेजर यूज हो रहा है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन जो पेपर में आता है वो फ्यूजन रिएक्शन आता है, फ्यूजन रिएक्शन आप करवा सकते हैं, और होलोग्राफी यानी 3D इमेजेस आप क्रिएट करवा सकते हैं लेजर के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों MCQs हैं फ्यूजन रिएक्शन का भी, क्योंकि अमूमन ये हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती, तो ये दोनों आपने अच्छी तरह कर लेने हैं।